अब यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन, यदि आपको दो इक्वेशंस गिवन है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दो इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यदि मुझे इसके नेचर निकालना है तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट, जब भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, लाइन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इसकी कंडीशन होगी यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. This is the condition for unique solution. Second हमारा आएगा infinite solution. Infinite solution again consistent है, इसको बोलते हैं independent solution. Independent और consistent, ये भी consistent है लेकिन इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसमें डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। भैया x की वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर y डिपेंड करेगा। इस केस के लिए अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस। इसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, मैंने बोला 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो मैंने दूसरी इक्वेशन बोली माइनस 6x प्लस 9y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो बेटा दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यदि मैं पहली वाली इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें सेकंड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये आपके कौन सा सॉल्यूशन हुआ है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ है। तो दीज टू इक्वेशन, इसमें a1 अपॉन a2 करके देख लीजिए, b1 अपॉन b2 करके देख लीजिए, c1 अपॉन c2 करके देख लीजिए, तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसका। तीसरा आता है हमारा नो सॉल्यूशन। अभी देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह की बनती है, मैं बता देता हूँ। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, दो लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो ये हमारी कंडीशन नो सॉल्यूशंस की होगी। तो पहला चीज ये है कि भाई आपके अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और आपके यूनिक सॉल्यूशन, ये तीन तरह के सॉल्यूशन बने। अब प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जा सकती है यदि इसमें आती है, for what value of k, for what value of k the system of equations 5x plus 3y minus 9 equal to 0, 7x plus ky plus 8 equal to 0 will have unique solution। हमें निकालना है कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन कब होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 upon a2 5/7 is not equal to b1 upon b। तो k का वैल्यू 21 upon 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपका k is not equal to 21 upon 5। यदि k का वैल्यू 21 upon 5 के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे इसके यूनिक सॉल्यूशन। अब ऑप्शंस में किस तरह के दिया होगा, या तो यही दिया होगा या फिर ऐसे दिया होगा r माइनस 21/5, मतलब टोटल रियल नंबर में से जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उसमें से 21/5 आप हटा देंगे।
जैसे आप 21/5 हटाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है? क्लियर? इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे, नो सोल्यूशन। तो r -21/5 मतलब सारे रियल नंबर में से 21/5। नो सॉल्यूशन पे कैसे पूछा जाएगा? जैसा आपसे बोल दिया 5x + 3y - 8 = 0। फिर मैंने बोल दिया -10x - 6y + 9 = 0 और द इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? चार ऑप्शन दे दिया उसने, इंटरसेक्टिंग लाइन से पैरेलल है, तो आपको क्या हुआ a1/8 ये निकाल के दो, b1/b2 भी निकाल के दे दो और c1/c2 निकाल के दो। तो हम देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। मतलब कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपसे पूछेगा, दो लाइन दे देगा, बताओ कि इसकी इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन है? तो हमारी ये लाइन पैरेलल है। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो these lines are parallel, ये लाइंस पैरेलल। तो इसको हम, एक तो प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जा सकती है, नॉन वैल्यू वाली भी पूछी जा सकती है। जैसे बोल दिया 4x + 7y - 8 = 0 और 3x - ky + 9 = 0। यदि लाइंस पैरेलल है या नो सॉल्यूशन है, कुछ भी बोल सकता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू के लिए 7/-k, तो k is equal to -21/4। जब k का वैल्यू -21/4 होगा तब इसकी ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। then the lines will be parallel to each other। इस तरह से है। तो ये तो पहली कंडीशंस थी भाई आपकी इक्वेशंस में। बाकी इक्वेशंस में और कुछ भी पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी या फिर आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएगी। जनरल प्रॉब्लम तो भाई आप वैल्यू रख के कर लोगे। जनरल प्रॉब्लम का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप x और y की वैल्यू रख के देख लीजिए। x और y की वैल्यू रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है। जैसे एक मैं जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम कभी पूछी जा सकती है आपसे, जैसे ये आ गया आपको और आ चुका है इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन इनको करवाने का कोई मतलब नहीं है रिवीजन में। एक बार बता देता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम है। 4/x - 5/y = x + y/xy + 3/10। एक तो इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन गिवन है 3xy = 10y - 6। अब आपको ऑप्शन चेक करना है 2 5। तो सेकंड में चेक करना ज्यादा इजी है। जैसे 5 2 10 30 10 5 - 2 3, तो बेटा यही आ रहा है आंसर। इधर भी चेक कर लेते हैं। 4/2 2, 5/5 1, तो 1 आ रहा है इधर, और 7/10 + 3/10 बिल्कुल सही आ रहा है, यही आ रहा है। मतलब कुल मिला के बात ये है, यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको वैल्यू रख के देगा। एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है बस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको दो इक्वेशन दे देगा, ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शंस को रख के देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो इजी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपका काम हो जाएगा। उसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस के मतलब आपको जो पता होना चाहिए था वो ये वाला पहली वाली बात पता होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम मैं अभी सबकी एक साथ करवा दूं, लीनियर और क्वाड्रेटिक की, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। हमें थोड़ी है कि जब हम कोई भी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। हम तो बस करना चालू कर देते हैं। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम एक साथ करवा दूं। तो ये पहली चीज क्लियर है। अभी हमने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के डिफरेंट सॉल्यूशन के मेथड कि भाई क्या क्या हो सकता है।
अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई वो तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो ही बताना आपको बाकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू g, a इज नॉट इक्वल टू, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2, वेयर डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट and this is equal to b square minus 4ac. d is equal to discriminant b square minus 4ac. अब इसमें दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा। तो प्लस वाले को बोलेंगे हम अल्फा और माइनस वाले को बोलेंगे हम बीटा। किसी को भी कुछ भी बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जनरली प्लस वाले सॉल्यूशन को हमें अल्फा बोल रहे हैं और माइनस वाले सॉल्यूशन को बीटा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें आती है, एक तो आता है सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है, रूट्स का मतलब होता है कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसके रूट्स हो गए, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स आ गए अल्फा एंड बीटा। नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू c1। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स आ गए आपके माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया आपका सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यदि सपोज आपको रूट्स गिवन है, चलो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको एक से एग्जांपल देता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया बेटा 4/3। ये जो भी लिख रहा है उसका उल्टा लिखना है, -4 का 4/3, और अल्फा बीटा में बिल्कुल एज इट इज लिखना है -7/3। ये आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हो गया 4/3 माइनस 7/3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ 8 लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट तो -8/5 और अल्फा बीटा 9। तो ये इसका हमारा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए। ये बार बार लिखना पड़ेगा, बस एक ही कंडीशन याद रखनी है कि सारी वैल्यू एक ही तरफ होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर भी एक तरफ होना चाहिए, एक्स और कांस्टेंट तीनों वैल्यू एक ही तरफ होनी चाहिए, तब आपका ये वैल्यू आएगा। तो ये हो गया सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखिए आप इसमें क्या होता है, यदि कभी कभी आपको रूट्स गिवन होते हैं तो इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाता है, तो इक्वेशन आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स, जो भी रूट्स गिवन है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू जी। जैसे आपसे बोल दिया, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, if quadratic equation has roots -7 and 5, find equation। तो बेटा यहाँ पर आपको गिवन है अल्फा इक्वल टू -7 एंड बीटा इक्वल टू 5। तो सम ऑफ द रूट्स हो गया -7 + 5 -2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया -2।
तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -7 एंड 5 है तो हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर है? इस तरह से हम इसके रूट्स निकालेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है इसमें दो पार्ट आते हैं। पहला तो आता है नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स किस तरह के होंगे। भाई आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू q। q मतलब रेशनल नंबर। यहाँ हम q को बोल रहे हैं रेशनल नंबर। यदि q रेशनल नंबर है और abc बिलोंग्स टू q एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तब इक्वेशन क्या होगी ये समझो। अब मैंने क्या बोला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहला नेचर है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यदि रूट्स रियल और इक्वल है तो d इक्वल टू 0। मैं तो बोलूंगा आप ये याद रखिए, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो d इक्वल टू 0, या बोलो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो रूट्स रियल और इक्वल हो। मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। पहले जब रेशियो, रूट्स का रेशियो अल्फा अपॉन बीटा k/1, तो बेटा इक्वेशन ये याद रखिए, kb स्क्वायर इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर इनटू s। kb स्क्वायर इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर इनटू s। यदि अल्फा और बीटा का रेशियो k/1, यहाँ पर भी यूज हो सकता है। यहाँ पर दोनों का रेशियो 1:1 है, 1:1, k की वैल्यू 1 है तो 1 b स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 ac। डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4 ac। तो ये तो जनरल है भाई, कभी भी रेशियो आपका k/1 आ गया तो आपको ध्यान रखना है kb स्क्वायर इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर इनटू s। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये वाला कैसे पूछा गया है। देखिए, if one root of the quadratic equation, if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is 3 times of other find the relation। तो चार ऑप्शन गिवन होंगे तो आंसर क्या होगा। मैंने बोला 3 टाइम्स है तो 3b स्क्वायर, 3 + 1 4 16, ये आपका इसका आंसर। kb स्क्वायर 3 टाइम्स है ना बेटा, तो 3:1 का रेशियो आ गया आपका। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इनटू s। ये आपका इसका रिलेशन है, 3b स्क्वायर इक्वल टू 16 ac। आया समझ में? ये रिलेशन समझ में आया? तो इस तरह से आप कोई सा भी रिलेशन निकाल सकते हैं। और बताता हूँ, जैसे जो प्रॉब्लम आई हुई है उसको बता देते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है इसको, वो देखिए। देखो एक रेशियो वाला हो रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k for which the roots of the equation 12x square
plus kx plus 5 equal to 0 are in the ratio 3:2. ये हमारा 3:2 के रेशियो। अब देखो 3:2 के रेशियो में तो ध्यान से समझना, 3/2 हो गया बोलो, नहीं लगा दी है अभी लगा पहले 3/2 3/2 b स्क्वायर, b मतलब a इक्वल टू 3/2 प्लस 1 हो गया 5/2, 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4 a इंटू सी। देखो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले से लग गया 3/2 k स्क्वायर इक्वल टू 3/2 प्लस 1 25/2 का होल स्क्वायर 25/4 ए सी। अब इसको सोल्व कर लीजिए 4 3 3 ये कैंसिल हो गया, k स्क्वायर इक्वल टू 250 हो गया, तो k का वैल्यू प्लस वाला लेना है, तो 5 25 का तो 5√10 ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। आया इसमें कोई दिक्कत हुई किसी को? सबको समझ में आ गया कैसे करा? अब एक और देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, रूट्स आर इन द रेशियो 1:2। बेटा 1:2 बोलो या 2:1 बोलो एक ही बात है। अब उसको 1/2 लेने की जरूरत नहीं है, 1:2 बोलो या 2:1 बोलो एक ही बात है। मेरी बात समझना, जैसे 1:3 बोलते कभी तो 3:1 ले लो, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रूट्स का रेशियो मतलब एक रूट दूसरे रूट का रेशियो, तो दूसरे रूट पहले रूट का रेशियो 2:1, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम तो इसको 2:1 में ले लेते हैं, तो देखो क्या हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9ac, तो 2b माइनस 6 का स्क्वायर 9ac, तो ये आ गया 2 × 36 36p। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? हमारी p की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। आया? क्लियर है? बेटा 1/2 लेके करते तो भी यही आता है। तो ये तो हमारा रूट्स का हमारा रेशियो वाला हो गया भाई कि किसी रेशियो में आ रहा है तो हम किस तरह से करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उस पर भी प्रॉब्लम बनती है और आने के चांसेस रहेंगे सही आपके। The roots of the equation 3x square plus kx plus 5 equal to 0 are equal 5 की, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जनरली क्या करता है स्टूडेंट, सब कुछ सही निकालता है, लेकिन वो क्या करता है लास्ट टाइम पर गलत कर देता है। अब उसको ऑप्शंस दे दिए, वो तो जल्दबाजी में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मतलब तुम बड़ी जल्दबाजी में रहते हो, तुम्हें तो ये है कि भाई क्वेश्चन देखते हैं उस पर अटैक करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही होंगे। और ये सबसे हमेशा टेस्ट में ये चीज ध्यान रखो, पेशेंस रखा करो। तुम पेशेंस नहीं रखते, तुम क्या करते हो, अच्छा क्वेश्चन आया चलो चलो बोल दो, अब पहला ऑप्शन, और वो क्या करेगा, वो गड़बड़ करेगा। ये हो गया 15 16 16 मतलब 2√15, पहला ऑप्शन देगा 2√15, फिर मिलेगा -2√15, सी देगा आपका √45 या 3√50 3√5, और डी देगा ±2√50। अब तुम क्या करोगे, जल्दीबाजी में देखो और इसको लगा के आओगे। 90% स्टूडेंट इसको लगा के आ जाए, और यही ये क्वेश्चन गलत हो गया। आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया, आता था तुम, लेकिन तुमने जल्दबाजी कर दी। और यही होता है, तो जल्दबाजी में यही होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए प्लीज चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखा करो, और फिर उसके बाद आप सोचो कि आंसर क्या है। भाई आंसर 2√15 में गलत नहीं है, लेकिन ये भी है, तो डी ऑप्शन है इसका। तो बी स्क्वायर
इक्वल टू 4ac 60 प्लस माइनस रूट 60 हो गया आपका 4 into 15 तो मतलब 2 रूट 50। तो इसका आंसर आ गया k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 50, ये वैल्यू आ गया हुआ। और ऐसा ही होता है, आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी पिछले वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि भाई यदि तीनों आपके हैं कि कौन सा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इमेज, तो मैंने उल्टा पूछा था आपसे और तुमने तो जल्दबाजी में लगा दिया 1/3, गलत तो होगा ही सही। मैंने पूछा था कि भाई नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, नहीं होने की। और गलत हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हुआ होगा, बिल्कुल हुआ। तो ये क्या जल्दबाजी की बात है, ये क्या अटैक करने की सोचते हो तुम क्वेश्चंस को देख के? बेटा पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा यदि आप धीरे पढ़ोगे तो। 1 सेकंड का टाइम ज्यादा लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब तुम क्या करते हो, उसी को जल्दबाजी में पढ़ते हो। तो बेटा बस एक चीज मैं तुमसे एक ही चीज बोलूंगा कि क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालो बस। बाकी सॉल्यूशन जल्दीबाजी में करो, जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को रीड करते वक्त पहली बार जब क्वेश्चन को रीड करो, बहुत आराम से रीड करो, धीरे धीरे अपने मन में धीरे धीरे रीड करो, पूरा क्वेश्चन रीड करो। ऊपर से देख के ये मतलब अरे यार ये तो क्या हुआ क्वेश्चन में, इसका तो आंसर ये होगा, वो वहीं गड़बड़ करेगा आपको। सारे क्वेश्चंस करे हुए आएंगे, लेकिन वही है कि आप गड़बड़ कर दोगे। फिर बोला सर मेरे को तो आता था फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो दिक्कत वही है और कुछ नहीं। आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? तो इसका रूट आंसर आ गया आपका प्लस माइनस 2 रूट 50। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तब आपके इसका आंसर k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 50। देखिए भाई 12 बजे ऑफलाइन में कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा? जैसे पिछली बार नहीं आया था कोई भी सैटरडे वाली क्लास में, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर यहाँ से ही बढ़िया, फिर क्यों कर रहे? अच्छा एक चीज है, मैंने सुना है कि 4 दिन के लिए नेट बंद रहेगा, ऐसा कुछ है, सुना है कि तुमने? कुछ पुलिस का एग्जाम है, 5, 6, 7, 8 का कोई बोल रहा था, मेरे पास एक मैसेज आया था यार। फिर उस समय तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि नेट से ही तो चल रही है क्लास। हाँ 7 से 5 तक देंगे, चलो देखते हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि भाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकंड है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यदि मैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करूं तो बेटा इसमें 2 तरह के फॉर्म होते हैं कि भाई आपके when d is a perfect square, d perfect square है and d is not a perfect square। ये 2 तरीके के आएंगे भाई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो d या तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा या d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। भाई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे मैंने आपसे बोला 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू जी। एक तो ये भाई इसका d परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जैसे मैंने आपसे बोला इसका d निकालूंगा तो b स्क्वायर 900 माइनस 4 इंटू सी। अच्छा रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करते हैं ना, ये तो d इक्वल रूट कोई बात नहीं, 4x माइनस 3x प्लस 4, तो ये आ गया 20x स्क्वायर
15 और 16 प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू। अब इसका डी निकालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 80 960 961, तो ये आ गया 31 का स्क्वायर। अब इसके रूट्स आ गए आपके, अब इसके रूट्स आपके लिए, तो रूट्स आर जब डी रूट्स आर रियल एंड रेशनल, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। अब रूट्स रियल रेशनल होंगे तो अल्फा और बीटा, ये आपका आ गया देखो 1 माइनस 1 प्लस माइनस, इसका रूट लोगे तो 31/2 40, ये दो रूट आ जाएंगे इसके, तो दोनों रूट रियल आएंगे और रेशनल आएंगे, रेशनल रूट सामने इसके। प्लस करोगे तो देखो 30/40, तो 3/4 आ गया एक तो, और एक माइनस 4/5 आ गया, तो ये दो रूट आएंगे आपके। तो बोथ रूट्स आर, तो रूट्स आ गए आपके 3/4 एंड माइनस 4/5, ये दो रूट्स आ गए। तो इस केस में क्या हुआ कि रूट्स आर रियल एंड रेशनल, तो कभी भी डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स रियल और रेशनल होंगे। When D is a perfect square, then roots are real and rational. ये पूछा जा सकता है when D is a perfect square तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड रेशनल है। अच्छा, इसमें एक और तरीका होता है, इसमें एक और फॉर्म होता है, तो भी रूट्स रियल और रेशनल आएंगे, लेकिन इसमें एक केस है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, इसी का केस। यदि आपके कोफिशिएंट का सम 0 आना है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो बेटा पक्का है कि रूट्स आर रियल एंड रेशनल, ये पक्का है। अच्छा, रूट्स भी पक्के हैं इसमें, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू c1, ये रूट्स हैं, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, इसके रूट्स 1 और c बाई ये आए। जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये अभी सेकंड पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 है तो अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -7/3 है, तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल, तो रूट आएंगे और दोनों रूट भी फिक्स है। आया समझ में ये सेकंड वाला पार्ट? जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल और रूट्स भी फिक्स है, एक रूट 1 आएगा और एक रूट c बाई ए आएगा। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस केस में जब रूट्स रियल एंड रेशनल है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 है, ये तो अपन ने बताना भूल गए। जब रूट्स डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d will be greater than 0। जैसे एग्जांपल, find the value of k for which d greater than 0, मतलब b square is greater than 4ac, ऐसे याद रखना पड़ेगा, इसको तो करने में लेंथ ही पड़ेगा आपको। find the value of k for which the roots of the equation 5x square plus 7x plus 9 plus k equal to 0 will have distinct roots, distinct roots। तो देखिए b square is greater than 4ac, 49 is greater than 4 into 520k, so 49/20k, the k is less than 49/20, k का वैल्यू 49/20 से कम है, तब आपके इसके रूट्स रियल एंड रेशनल होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड रेशनल 49/20 से कम। आया समझ में?
अब बेटा यदि कभी आ जाए तो बेटा अब मैं क्या करूँ, ये आ जाए तो आपको करना पड़ेगा। यदि इस केस में आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये याद रखो, और तो क्या, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x square plus kx plus 5 equal to 0 will have real roots, real and distinct roots। अब यदि इस तरह की क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो बेटा इसमें आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी वो बता दूं। भाई मैथ्स वालों को तो पता है क्योंकि लास्ट ईयर पूरे साल भर भी वही की है, लेकिन तुम देख लो कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 into 3 into 5, तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 60। अब जब के स्क्वायर ग्रेटर देन 60 होता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं के का वैल्यू ऐसे लिख दो, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखते, ये गलत। कभी भी इनक्वलिटी में ऐसा नहीं लिखते हैं, ये चीज गलत है। तो फिर कैसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिखोगे मॉडुलस के इज ग्रेटर देन रूट 60, या तो ऐसा आंसर दे दो मॉडुलस के की वैल्यू 2√15। मॉडुलस के जब भी आपका इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम होती है तो फिर मॉडुलस लगाते हैं, तो मॉडुलस के इज ग्रेटर देन 2√15, और मॉडुलस के नहीं दे रखा है तो फिर बेटा यार दो आंसर आते हैं इसके, या तो के का वैल्यू -2√15 से ज्यादा होगा, कम होगा, या के का वैल्यू 2√15 से ज्यादा, जब स्क्वायर ज्यादा है। के मॉडुलस के ग्रेटर देन 2√15 का मतलब होता है कि के का वैल्यू -2√15 से कम है या 2√15 से ज्यादा, इसका मतलब ये होता है मॉडुलस का मतलब। जब भी कोई भी मॉडुलस ग्रेटर देन होता है तो उसका मतलब होता है कि या तो उससे कम है नेगेटिव वाले से, या पॉजिटिव वाले से ज्यादा, इसका मतलब ये होगा। आया कि कुछ समझ में? मैं तुम्हें दो चीज बताता हूँ समझ, क्योंकि समझना जरूरी है बेटा, यदि कभी आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। जैसे मैंने बोला कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, पहला केस, फर्स्ट केस, तो मैं लिखूंगा मॉडुलस के इज ग्रेटर देन, इसका आंसर आ गया के का वैल्यू -2 से कम या के का वैल्यू 2 से, पहला केस। दूसरा केस है यदि के स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4, तो इसका मतलब होता है के का वैल्यू -2 से +2 के बीच, ये दो कंडीशन होती है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। यदि के स्क्वायर की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे के का वैल्यू या तो -2 से कम है या के का वैल्यू 2 से ज्यादा है। यदि के स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4 है तो हम बोलेंगे के का वैल्यू -2 से +2 के बीच में, ये कंडीशंस होती है भाई। ये दोनों कंडीशंस यदि आपको समझ में आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं है। आया आया क्या, बोलिए। रिपीट बोल दिया ना, मैं रिपीट करने की बात ही नहीं बेटा, जो लिखा है वो याद करना है, तो मैं क्या करूँ उसमें। भाई मॉडुलस के यदि ग्रेटर देन आ रहा है, यदि के स्क्वायर ग्रेटर देन आ रहा है तो के का वैल्यू -2 से कम आएगा या 2 से ज्यादा आएगा। यदि के स्क्वायर लेस देन 4 आ रहा है तो के का वैल्यू -2 से +2 के बीच में। एक प्रॉब्लम करके बता देता हूँ, लेकिन मैं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the roots of the equation kx square plus 5x plus k equal to 0 will have real and distinct roots।
तो मैंने क्या बोला, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, बी स्क्वायर मतलब 25 इज ग्रेटर देन 4 into k, तो 25 डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन k स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर इज लेस देन 25 by 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 5/2, तो k का वैल्यू -5/2 से 5/2 k स्क्वायर लेस देन 25 by 4 आ रहा है, तो 25 by 4 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 5/2, इसका मतलब लेस देन आ रहा है, इसलिए -5/2 से 5/2 के बीच में आएगा। ऐसा प्रॉब्लम बनेगा तो ये आंसर आएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वापस से k स्क्वायर लेस देन आ गया तो k का वैल्यू माइनस और प्लस के बीच में आएगी, और k स्क्वायर ग्रेटर देन आ गया तो या तो k का वैल्यू -5/2 से कम आएगा या 5/2 से ज्यादा आएगा। ये ऐसे याद रखना पड़ेगा, यदि ये दिक्कत आ रही है तो ये देखो, जैसे मैंने बोला k स्क्वायर 25/4, तो एक तो आएगा -5/2 और एक आएगा 5/2, यदि ग्रेटर देन है तो ये वाला आंसर आएगा और लेस देन है तो ये वाला आंसर, ग्रेटर देन है तो बाहर वाले आंसर आएंगे और लेस देन है तो बीच वाला आंसर आएगा। ये होता है भाई लेस देन और ग्रेटर देन। क्लियर क्लियर। उससे चांसेस कम है, लेकिन कभी हार्ड प्रॉब्लम आ गई और आपको दिक्कत आई तो ये तो आएगा। अब मैं बात कर रहा था रूट्स आर रियल एंड रेशनल की बात कर रहा था, और इसका दूसरा पार्ट कर रहा था जब हम बोले थे कि भाई जब आपके d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, रियल एंड इरेशनल, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, roots are real and irrational and always occurs in conjugate pair, conjugate pair, conjugate pair का मतलब है ऐसा आएगा है a p प्लस माइनस रूट के, जो भी रूट के है उसके आगे प्लस माइनस है, always occur in conjugate pair. If roots are real and irrational, then roots always occurs in conjugate pair. अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, 6 जैसे ऐसा बनता है, if one root आने के चांसेस रहेंगे, if one root of the quadratic equation, if one root of quadratic equation is root 7 minus 5, then find the equation. ऐसा पूछेगा मैंने, एक रूट आपका रूट 7 minus 5 है तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो हम बोलेंगे अल्फा है रूट 7 minus 5, तो बीटा क्या हो गया भाई, बीटा क्या हो गया, अल्फा रूट 7 minus 5 है तो बीटा क्या हो गया, मैंने बोला ना ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, क्या आएगा कोई बताइए, लिख नहीं पा रहे तो माने माइक स्टार्ट करके बोलो क्या आएगा, -5 रूट 7, हाँ ये आएगा, ये गलत मत कर देना, अब इसको ऐसे लिखो, ये इसलिए मैंने ऐसा दिया -5 प्लस रूट 7, इसका साइन चेंज होगा, अब इसका सम ऑफ द रूट्स निकालो, सम क्या तो -10 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो 25 minus 7 18 आ गई, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स तो प्लस 10x प्लस 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई। तो d ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है, ये आया समझ में।
चलिए ये था भाई आज का अभी। अब 12 बजे इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। ये सैटरडे को, नेक्स्ट टेस्ट सैटरडे को। टॉपिक क्या है मैं टॉपिक बता देता हूँ वापस से। उधर से सीटीडी और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहा है स्टेट का, वो मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, करवा चुका हूँ। और इधर से आ रहा है आपका सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, और बाकी रीजनिंग तो आएगी सही पूरी। ये आएगा भाई सैटरडे वाले टेस्ट। चलिए अगली क्लास में 12